हेलो, गुड इवनिंग मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब हमारे पास जो है वो कह सकते हैं कि जो नया साल आएगा 1 जनवरी से। कुछ बताने से पहले ये सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या कि पहले जो जिस पेन टैब के पेन पे मेरा हाथ सेट हो चुका था वो ख़राब हो गया, और अब ये दूसरे वाले पे मैं लिख रही हूँ ना, तो वहाँ से मेरा हाथ सेट नहीं हुआ है, तो अब मेरी राइटिंग बिल्कुल बेकार सी बनेगी। आप लोग प्लीज़ समझ लीजिएगा। बट हाँ, ईमानदारी से आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास होगा। चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये मेरा मोटिव है। और एक और मोटिव है मेरा कि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी हैं, अब वो इस बार अच्छा रिजल्ट दें। अभियान सिविल सर्विसेज से जुड़े जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस बार अच्छा रिजल्ट दें, क्योंकि वो देख के बड़ी खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, जो 1 जनवरी 2023 आ रहा है, वहाँ से अब आपकी शुरू होती है उल्टी गिनती। उल्टी गिनती किस एग्ज़ाम की? UPPCS 2023 की और ROARO 2023 की। उसके बाद अगर UPSSC के भी कुछ एग्ज़ाम हैं जो पेंडिंग है, जो अभी तो भाई पेट का रिज़ल्ट नहीं आया है, कुछ वैकेंसीज़ है, मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, बट हाँ एक वीडियो का एग्ज़ाम है उसकी, ठीक है, ये अभी है। देखिए, नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, बट आपको पता है कि चाहे UPPCS हो, UPSC हो, इनका जो है वो कैलेंडर बहुत ही प्रॉपर रहता है। तो हम मतलब अप्रैल से लेकर, अप्रैल में तो नहीं कह सकते हैं, बट मई जून में कभी भी एग्ज़ाम होगा, मई में या जून में, मोस्ट प्रोबेबली जून में होगा, बट हम अपना मई तक लेकर चलेंगे। तो अब हमारे पास 3 से 4 महीने और टारगेटेड पढ़ाई यहाँ पे करनी है। और आपकी इस टारगेटेड पढ़ाई के लिए ना हमारे पास प्री एंड मेंस का जो है ना वो टारगेटेड बैच भी आ रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा सा आपको ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ते रहिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है वो हम मेंस की तैयारी करवाएंगे आपको। मतलब वो इतना ज़्यादा सोच विचार कर इतना इनोवेटिव प्रोग्राम वो लाया जा रहा है कि शायद जिसको ज्वाइन करने के बाद मैं 90%, इवन 90% से ज़्यादा ही मैं श्योर हूँ कि ईमानदारी से जो है वो लोगों की आंसर राइटिंग स्किल एकदम सुधर जाएगी और मेंस में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मैं मतलब कह सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी जो देख रही हूँ, जो लड़के मतलब मैं 2018 से देख रही हूँ जिन्होंने हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है, वो उनमें जिन्होंने ज्वाइन किया है उसकी विशेषता नहीं है, जिन्होंने ज्वाइन करके लगातार लिखा है उनमें से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनमें से लोग सिलेक्ट हुए हैं। ये बात अलग है कि 2018 में हमारा मेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया है, 18 में, 19 में ज्वाइन किया है, तो शायद उस समय नहीं हुआ हो, पर उसके 1 साल बाद हुआ है, पर हुआ है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। रिजल्ट थोड़ा लेट मिला है पर मिला है रिजल्ट, ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब प्री के लिए भी हमें बिल्कुल एकदम लग जाना है, ठीक है। तो ये प्री और मेंस का कैसे सिलसिला चलना है ये हम आपको बताएंगे। एक बात और कि फ्रेंड्स, जो भी आपके मतलब फ्रेंड्स हों, जो भी आपके सर्कल में हो, प्लीज़ आप उन्हें बताइए कि यहाँ पे कितने अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। अब तो अभियान सिविल सर्विसेज आपको यूट्यूब का प्रॉपर टाइम टेबल देगा कि सुबह 7 से 7:30 या 8 बजे कौन सी क्लास होगी, 10 बजे कौन सी क्लास होगी, 12 बजे कौन सी होगी, फिर शाम को 6 या 7 या 8, 8:30 बजे जो है ये मेरा PYQ तो आता ही है ना। तो ये डे वाइज भी कौन से डे में आपको कौन सी क्लास मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको एक कैलेंडर दे देंगे और हर वीडियो के पहले आपको ये बता भी देंगे, क्योंकि आपको इस बात का मतलब कि वेट ना करना पड़े। जैसे अगर आपको हमारे PYQ सेशन देखने हैं, हमारे जो है वो ऐसे राइटिंग प्रोग्राम देखना, आंसर राइटिंग की क्लासेस देखनी है, या MCQs के क्लासेस देखनी है, या किसी सब्जेक्ट वाइज किसी कोई क्लास देखनी, करंट अफेयर्स देखना है, तो आपको वेट ना करना पड़े, आपको दिन भर यूट्यूब खोल के चेक ना करना पड़े या नोटिफिकेशन का वेट ना करना पड़े। आप चुपचाप रहिए, आप शांति से बस हमारा जो है वो अपना जो हमारा टाइमिंग है उस टाइम खोलिए और आपको वो वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है। तो ये इसलिए कि ताकि आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करें और आप कभी भी फालतू में यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे अपना समय ना बर्बाद करें। अब आप लोग लग जाइए, क्योंकि अब अगर आप नहीं लगेंगे तो आप अपने सिलेक्शन से दूर भागते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो पहला प्रश्न है उसको शुरू करते हैं।
मेंस प्रोग्राम के बारे में बताना तो बहुत कुछ है, पर आई थिंक उसके लिए एक सेपरेट वीडियो या मेंस आंसर राइटिंग वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है जो मेरे मन में है, जिसको एक तरीके से प्रॉपर प्लेट मुझे ज़मीनी स्तर पे उसको उतारना है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और मतलब मैंने देखा है ना, मेरा ये टारगेट है कि इस बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का अपने यहाँ से सिलेक्शन कराना है। इंग्लिश मीडियम वाले बुरा मत माने, एक्चुअली इंग्लिश मीडियम वालों का मतलब में खुद ही बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनका तो हो ही जाना है, बट सब प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वालों के साथ जो हो रही है ना, तो वो चीज़ मैं चाह रही हूँ कि उस इम्प्रूव हो। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि द्वस्पा सेस्पा प्रथा निम्नलिखित में से किसने शुरू किए थे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उसमें हम एक साथ जो है वो जहांगीर, शाहजहां और अपना नहीं औरंगजेब, मुगल सल्तनत का औरंगजेब, ये तीनों टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। ठीक, तो अच्छा, अगर मतलब क्या कहते हैं कि इनके कार्यकाल की बात की जाए, बस एक छोटा सा, मतलब जहांगीर का कार्यकाल जो है वो कहाँ कब से कब तक था, 1605 से लेकर था 1627 तक था। ठीक है, फिर 1628 से जो है वो शाहजहां का शासनकाल शुरू होता है। ठीक है, 27-28 से, और 58 तक रहता है। फिर 58 से लेकर जो है वो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है वो औरंगजेब का शासनकाल रहता है। ये थोड़ा सा मतलब ध्यान देने की, जैसे इस अगर ये ईयर रहे कि इस समय कोई युद्ध हुआ था, कुछ भी हुआ था, कोई भी बात, तो आप ये याद कर लेंगे कि भाई इस समय कौन सा शासक था, मुगल सल्तनत में कौन सा शासक था। ठीक है, इससे थोड़ा सा ही जो है ना वो मतलब जो अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, मैंने आपको पुराना वाला बताया था। ये जो औरंगजेब और अकबर के बीच का मतलब कि काफ़ी ये वाली सिमिलरिटी है शासनकाल। जैसे ये 1658 है, तो अकबर का ऐसे ही था, 1556 था से लेके जो है वो 1605 तक था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मतलब लमसम जो है कह सकते हैं कि एक बराबर था शासनकाल की बात की जाए तो। ठीक है, तो चलिए, बाकी विचारों में तो बहुत डिफरेंस था दोनों के। चलिए, तो द्वस्पा सेस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। अच्छा, मैंने आपको बता दिया तो जाहिर सी बात है कि आप अकबर वाला ऑप्शन काट ही देंगे। ठीक है, कि अकबर है ही नहीं, हम इन्हीं तीनों को तो पढ़ा रहे हैं। तो द्वस्पा सेस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जहांगीर ने शुरू की थी। अब ये जो द्वस्पा है ना, तो उसमें क्या होता था कि जैसे उसमें जात के मतलब कि वो आपके कहते हैं ना मनशबदारी प्रथा के अंतर्गत, इससे कह सकते हैं कि जो मनशबदारी प्रथा थी वो किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब यही जो है वो मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत जो द्वस्पा और सेस्पा पद्धति प्रणाली जो है वो क्या कहते हैं जहांगीर ने लाया था, और सिसमहा और सिमाही जो है शाहजहां ने लाया था। तो इसमें इस जो है ना वो जात का पद बढ़ाए बिना ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, जैसे द्वस्पा में क्या होता था, जात का पद बढ़ाए बिना ही जो है ना वो सेना अधिक सेना रखनी पड़ती थी। तो द्वस्पा में क्या होता था कि जो सवार के पद है उनको अपने उसके 2 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, जैसे जात और सवार होते थे, तो द्वस्पा में जो भी मनशबदार होता था, मनशबदार, वो अपने सवार पद का 2 गुना घोड़ा रखता था। ठीक है, सवार पद का द्वस्पा मतलब 2 गुना घोड़ा रखता था। इसको इरेज कर दिया जाए क्या थोड़ा? चल, ठीक, 2 गुना घोड़ा रखता था। बात समझ में आई? अब सपोज कि एक मनसबदार है, ठीक है, बना दिया जाए मनसबदार, ये हो गया। अब ये मनसबदार है, इसके पास 10 सवार हैं। ठीक है, तो 10 सवार पे इसको 20 घोड़े रखने पड़ते थे। ये हो गया द्वस्पा। अब ये सेस्पा में क्या होता था कि जो मनसबदार है, मनसबदार, ठीक है, तो ये इसे अपने सवार पद का, जैसे 10 सवार है, सवार
मतलब जो सवारी करने वाले, ठीक है, व्यक्ति 10 सवार का इसको 3 गुना रखना पड़ता था, यानी कि 30 जो है वो इसको घोड़े रखने पड़ते थे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है। दुअस्पा सेस्पा हमारे जो है वो पद्धति किसने लागू की थी? आपके जहांगीर ने, ठीक है। जहांगीर वाला मैटर याद रखने का। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपके फैक्चुअल चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट बेस आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे, फैक्ट बेस आएगा तो ऐसे कर लेंगे। मुगल मनसबदारी के संदर्भ में मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जात एवं सवार पद, इनमें क्या है? जात एवं सवार पद प्रदान किए गए थे। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। एक मिनट। मुगल मनसबदारी के संबंधी कथनों पर विचार किया। जात एवं सवार पद प्रदान किए गए थे, पहला स्टेटमेंट है। इनमें मनसबदारों में जात एवं सवार पद प्रदान किए थे। मैंने आपको बताया था जात और सवार पद होते थे, ठीक है। इन्हीं में तो सवार के बताया था ना कि उनकी श्रेणियां होती थी। कई मनसबदार अनुवांशिक होते थे, ये मैंने बताया या नहीं बताया, आप ध्यान दीजिएगा कि बताया है या नहीं बताया है। मैं निशान अभी नहीं लगाऊंगी, ठीक है। इस वाली को तो हमने पढ़ा था, इस पर चालू कर लेते हैं, ठीक। मनसबदार के 3 वर्ग होते थे, हमने पढ़ा था। मनसबदारों के 3 वर्ग होते हैं, ठीक है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ये वाली चीज़ नहीं पढ़े हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो मनसबदार अनुवांशिक होते थे या नहीं होते थे। दीवान कार्यालय में इनको वेतन दिया जाता था, से इनको वेतन दिया जाता था। वेतन के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है वो 1 2 3 4 मतलब चारों सही हैं। 1 2 3 सही है, 1 3 सही है, कोई नहीं सही है, ऐसा इसमें ऑप्शन दिया है और इसी हिसाब से हमने करना है। तो जो हमारे सामने ऑप्शन है उसमें से अनुवांशिक वाला तो नहीं है। मनसबदार जो है अनुवांशिक नहीं होते थे। जैसे ही मतलब उनके क्या कहते हैं पिता, जब वो जैसे कोई भी मनसब खत्म हो जाता था उनसे, उसके बाद उसका पद उससे ले लिया जाता था और फिर दूसरे को उसकी जगह नियुक्त किया जाता था। उसके बेटे को रखना ये अनिवार्य नहीं था, ठीक है। अनुवांशिक मतलब यही होता है, हेरेडिटरी। दीवान कार्य मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, बिल्कुल मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। पहला वर्ग था जो है वो 10 से 500 तक के जो भी मतलब कि जिनके पास घोड़े होते थे उनको उमरा कहते थे। 10 से 500 तक को उमरा, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा जो रहते था 500 से लेकर 2500 तक को कहते थे अमीर। और तीसरा जो है ना वो 2500 से लेकर आपका क्या कहते हैं ऊपर तक, मतलब 2500 से जितने भी होते थे, 2500 से ऊपर जो भी होता था उनको अमीर आजम कहते थे। अमीर ए आजम, ठीक, अमीर आजम। तो इनके 3 वर्ग होते थे, याद रखिएगा। उमरा, अमीर और अमीर आजम 3 वर्ग होते थे, ठीक है। तो ये वाला अपना सही है, जात और सवार, ये वाला अपना सही है, ये वाला अपना गलत है और ये वाला भी गलत है। उसके कार्यालय से वेतन उनको जागीरें दी जाती थी, ठीक है। तो 1 और 3 तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओए 1 मिनट, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब में? फिर आप लोग बोलोगे अकबर वाला काट देते हैं। किसके शासनकाल में हुई थी? तो मुगलों और मेवाड़ के राणा, ठीक है, मुगलों और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि, इस समय मेवाड़ के राणा कौन थे? ठीक है, चित्तौड़ की संधि कब हुई थी? चित्तौड़ की संधि हुई थी 1615 में। अब जाहिर सी बात है, अब मैंने आपको बता दिया 1615 में किसका शासनकाल था? जहांगीर का। चित्तौड़ की संधि हुई थी किसके किसके बीच हुई थी? जहांगीर और किसके बीच हुई थी? राणा अमर सिंह के बीच में हुई थी, है ना। राणा अमर सिंह, ठीक, राणा अमर सिंह के बीच में हुई थी। तो 1615 में चित्तौड़ की संधि कब हुई थी? 1615 में किसके किसके बीच हुई थी? जहांगीर और राणा अमर सिंह के थे। ये प्रश्न बन चुका है, तो अब ये प्रश्न बन सकता है किसके किसके बीच हुई थी, कब हुई थी, ईयर और ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ याद रखिएगा।
तो और राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्नलिखित में से किसे भेजा था? सर टॉमस रो को, वास्को डिगामा को। अब आप लोग कहेंगे वास्को डिगामा को कहाँ से भेज देगा? हाँ, जाहिर सी बात है कि कोई ऑप्शन जो है बहुत बेकार सा बना दिया है। हॉकिंस को, जॉब चॉर्नॉक को। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन देख के आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप वास्को डिगामा और चार्नक को तो वैसे ही आप काट देंगे, है ना। अब आपके पास टॉमस रो और हॉकिंस बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है विलियम हॉकिंस को भेजा गया था। कब? 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस गया था। और विलियम हॉकिंस के बारे में यह है कि जो विलियम हॉकिंस थे उनको जो है वो जहांगीर ने कुछ मतलब कहा था, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान, हाँ, या फिर इन्हों 400 का मनशब भी कहा था। और भी एक दो और उपाधियाँ इनको दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, 400 का मनशब की उपाधि दी थी, और भी कई एक दो यही दो उपाधियाँ मेन जो है, यही दो उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसमें जो है वो विलियम हॉकिंस जो है वो 1608 से लेके 1611 तक रहता है। और ये विलियम हॉकिंस जो है ना वो जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था। जो वो जेम्स, ब्रिटिश शासक उस समय जो थे, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा? हॉकिंस वाला सही होगा। ठीक है, हॉकिंस के बाद जो है वो थॉमस रो आए थे। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? ये वाला तो अभी हम लोग करे थे, तो मार के निकल लीजिए आप। विलियम हॉकिंस ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत में आया था। किसके शासनकाल में आया था शासनकाल में किसके? बता दिया था मैंने पहले ही, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। कब आया था? 1615 में आया था। 1615 से 19 तक था। और ये जो है ना वो जहांगीर से कहाँ जाकर मिला था? अजमेर में जाकर मिला था, है ना। जहांगीर से कहाँ जाकर मिला था? अजमेर में। ये वाला प्रश्न भी आता है, इसीलिए यहीं पे बता देते हैं लगे हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? आगरा, अजमेर, दिल्ली, ये वाला बता दिए हैं। चलिए, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया था, वो डच पे जो है पूछ रहा है, इंग्लिश नहीं। ठीक है, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, हॉकिंस, निकोलस मनुची और पीटर मुंडी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भाई इसको कर ही लेंगे। अच्छा प्रश्न है। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, हॉकिंस, निकोलाओ मनुची और पीटर मुंडी। तो फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो है वो डच पर्यटक था, जो कि जहांगीर के शासनकाल का जो है वो उसने विवरण दिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो है वो किस मुगल शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो जहांगीर से। ठीक है, ऐसे पूछ ले प्रश्न या वैसे पूछ ले प्रश्न, आपको आंसर यही वाला देना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो प्रश्न को अलट पलट के दोनों तरीके से पढ़ा करिए। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? चलिए, ये वाला तो पहले करा दिया है मैंने, मिलान में। सम्राट जहांगीर को आगरा, दिल्ली, लाहौर, श्रीनगर में। तो बाबर और जो जहांगीर है, इनका मकबरा जो है भारत के बाहर बना है, उसका काबुल में है, इसका लाहौर में है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पे थी? ये बेफालतू का क्वेश्चन है। जहांगीर का। ये तो एकदम बेकार क्वेश्चन है, क्या होता है, हाई स्कूल के बच्चे भी इसका आंसर बता देंगे। हम लोग इसको नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जामा की उपाधि दी थी? ये वाला मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, जब मैंने चित्रकला थोड़ा सा पढ़ाया था। नादिर उल अश्र और नादिर उल जामा दोनों के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, अबुल हसन, फारूक बेग, विशन दास और आगा रजा। तो आप बताइए निम्नलिखित में से किसे जो है वो उसने नादिर उल अश्र की उपाधि, नादिर उल जामा की उपाधि दी थी? ठीक है, जल्दी बताइए। आपका ये जो मैंने इसको पहले बताया था, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, बिना बताए मैं नहीं पूछती हूँ। ठीक है, तो
ये उपाधि जो है वो किसे दी थी? अबुल हसन को। अबुल हसन को इसने नादिर उल जामा की उपाधि दी थी। जबकि नीचे वाला क्वेश्चन है कि इसने नादिर उल, जहांगीर ने निम्नलिखित में किस चित्रकार को नादिर उल अशर की उपाधि दी? दौलत को, विशनदास को, मंशूर को और मनोहर को और मंशूर को, तो मंशूर को दी थी। ठीक है, मंसूर को जो है नादिर उल अशर की। अब दोनों में कन्फ्यूजन होगा आपको कि किसे नादिर उल अशर की उपाधि दी थी, किसे जो है नादिर उल जामा की उपाधि दी थी, किसे अशर की दी थी, किसे जामा की उपाधि थी। नादिरुल आप दोनों लगा लीजिएगा। तो देखिए अबुल हसन मंशूर, अशर और मंशूर दोनों जो है वो तीन ही शब्द का है और दोनों के बीच में स आ रहा है। ठीक है, तो अशर मंशूर, ठीक है, काफ़ी कुछ मिल रहा है। अशर मंशूर, नादिरुल अशर मंशूर। ठीक है, तो अशर जो है वो मंशूर को दी थी और जामा, अब जाहिर सी बात है वही बचा ही नादिरुल जामा, तो ये अबुल हसन को दिया था। ठीक है, क्योंकि याद तो रहेगा पर एग्जाम में बस कंफ्यूजन, एग्जाम में अरे यार इसको अबुल हसन को दिया था, अब नादिरुल जामा की दी थी या नादिरुल अशर की दी थी, तो ये वाला बस ट्रिक यूज़ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भाई अच्छी लगी या बुरी, मेरी यही ट्रिक है, मैं ऐसे ही याद करती हूँ। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, ये वाला भी मैंने बताया था पुराने समय में आपको, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, जब मैंने आपको ये प्रश्न बताया था कि मतलब मैंने पूछा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबेरिया के बिरला शारज का, ठीक है, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो चलिए बताइए, जब मैंने बताया था तो आपको बता देना चाहिए बिना ऑप्शन पढ़े ही। ख्वाजा अब्दुल शमस सैयद अली तब्रीजी, बशामन और मंसूर, बताइए कौन है, कौन है, कौन है, कौन है जिसने पक्षियों का बहुत बड़ा चित्र बनाया था? मंशूर है अपने भाई, इसीलिए तो इन्हें नादिर उल अशर की उपाधि दे दी। इन्होंने कहा इतना बढ़िया चित्र बनाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो फारसी में लिखी थी, तुझुके जहांगीरी। ठीक है, और चलिए आप बताइए कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में है? ठीक, 3 प्रश्न आपको पूछ रहे हैं आपसे, किस भाषा में है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इसका डायरेक्ट इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? सीधे अंग्रेजी में अनुवाद, क्योंकि ये सारा प्रश्न पूछाता है किसने किया था। और इसका फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? क्यों अब तो आप बता लेंगे, जब मैंने ये बोला सीधे अंग्रेजी में अनुवाद तो फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद, अब आप गेस कर लेंगे कि फारसी में तो नहीं ही होगा, और हिंदी इंग्लिश में तो लिखेंगे नहीं है, तो बची कौन सी भाषा अपनी? जो बच्ची है उसका आंसर आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है जहांगीर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था? भैया साजिश के तहत अबुल फजल की हत्या करवाई गई थी और फिर उसके बाद वो शासक बनने के बाद उसे तुरंत जो है वो सम्मानित भी कर दिया गया था। अकबर ने जहांगीर भाई, इनसे तो इनका बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रगाढ़ संबंध था अकबर के साथ अबुल फजल का, तो वहाँ तो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। अकबर तो आप फिर से काट देंगे और अकबर अपना टॉपिक भी नहीं चल रहा है, इस लॉजिक से भी आप काट देंगे। तो जहांगीर, मान सिंह और पिक में से कोई नहीं, तो जहांगीर ने उसको पुरस्कृत किया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आशफ खान ने, खुर्रम ने, महाबत खान ने और खुसरो ने। तो जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? आशफ खान को छोड़ के खुर्रम, खुसरो, महाबत खान तीनों ने विद्रोह किया था। ठीक है, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र जो है खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पे बैठने से पहले ही, ठीक है, गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद, पहले नहीं, गद्दी पे बैठने के तुरंत बाद ही जो है वो उसने जो है वो विद्रोह कर दिया था। ठीक है, मतलब कब? जो है वो इसका जो सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था, खुसरो ने 1606 ईस्वी में ही जो है विद्रोह कर दिया था। फिर जो है वो उसका पुत्र खुर्रम ने 1623 ईस्वी में जो है वो महाबत खां की सहायता से जो है वो विद्रोह किया।
फिर महाबत खां ने जो एक बार पुनः जो है 1600 जिसका दमन किया, और 1626 ईस्वी में महाबत खां ने भी स्वयं जो है वो दमन कर दिया। तो यदि इनका क्रम पूछता है ना, तो पहले खुसरो ने किया था, फिर खुर्रम ने किया था, और फिर महाबत खां ने किया था। यूपी पीछे से कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए क्रम याद रखिए, और क्रम तो बिल्कुल याद रखिएगा। अभी अपना जो ऑप्शन 2, 3, 4 किसमें है, डी में है, तो चलिए डी वाला लगा लिया जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। याद कर लिया करिए भाई, बार बार बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। तो पहले यही बता दीजिए आप लोग कि नूरजहां का गुट कौन सा था। नूरजहां के गुट का क्या नाम था, जरा बताएंगे आप लोग। नूरजहां गुट का नाम कुछ लोग जो है वो नूरजहां गुट कहते हैं, बट एक्चुअल में इसका नाम जो है वो जुंटा गुट है। और अकबर के समय पेटिकोट शासन चलता था, ठीक है। जो है वो अंदर ही अंदर, जैसे एक शासन तो शासक चला रहा है, ये मुगल सल्तनत का जो शासक है वो तो चला ही रहा है, एक अंदर जो है वो रानियां महारानियां। और जहांगीर और इनके समय में नूरजहां का तो बहुत वर्चस्व था, उसके सिक्कों में भी, उसके जो भी चीज़ कहते हैं कि जो भी लेख जाते थे उनमें नूरजहां, रानी नूरजहां का नाम जाता था। उसके बाद जो है वो इस तरीके से उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस था। नूरजहां विद्वान भी थी, इत्र का आविष्कार भी उसने किया था, ऐसा करके बहुत सी चीज़ें उसके बारे में भी हैं। तो जुंटा गुट से रिलेटेड थी, ठीक है। और जुंटा गुट में जो सदस्य थे, जुंटा गुट के सदस्य, एक तो इनके पिताजी थे, हाँ, जिनका मकबरा भी बनवाया गया फिर बाद में इनकी हरकतों की वजह से। इनके जो पिता थे वो थे ग्यास बेग, ठीक है। इनकी माता थी, माता कौन थी? असमत खां, ठीक है। भाई आशफ खां, पूरा खानदान जोड़ लिया था, भाई आशफ खां हो गया। और फिर शहजादा खुर्रम, ठीक है, शहजादा खुर्रम। और खुर्रम कौन था? शहजादा खुर्रम कौन था, बताइए जरा आप लोग, शहजादा खुर्रम कौन था? शहजादा खुर्रम, ठीक। खुर्रम अपना यही थे भाई, शाहजहां। बाद में उनका नाम शाहजहां पड़ गया जब शासक बने, पहले खुर्रम ही थे, ठीक है। बात समझ में आई? तो कौन था नूरजहां गुट का, कौन सदस्य नहीं था? अच्छा, नहीं पूछ रहा है, चलिए तो करते हैं, कौन इसका सदस्य नहीं था? जहांगीर, ग्यास बेग, आशफ खां और क्या कहते हैं, खुर्रम। खुर्रम नहीं था। ठीक है, ये अजीब ही टाइप का हो गया है, खुर्रम। क्योंकि जहांगीर, गियास बेग और आशफ खां, इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया ये खुर्रम? वही तो फिर बाद में जो है वो शाहजहां, अच्छा हाँ, जहांगीर, सॉरी, शाहजहां। हमने यहाँ पे सोचा, कंफ्यूज हो गए खुद ही। खुर्रम मतलब शाहजहां है, ठीक है। खुर्रम मतलब शाहजहां है, ठीक है। तो ये जो शाहजहां था ना, ये इस ग्रुप का सदस्य बाद में बना था, ठीक है, पहले नहीं बना था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये वाला ऑप्शन अपना खुर्रम वाला सही हो जाएगा कि ये पहले सदस्य नहीं था। बाद में जब जो है वो शासक बनता है तो फिर उस ये गुट प्रभावी होता है और उसका जो है ये सदस्य बनता है, जुंटा गुट का, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन अपना डी वाला सही होगा। मैं काफ़ी देर से कंफ्यूज थी, मैंने कहा यार खुर्रम तो मेरे दिमाग में जहांगीर, नहीं शाहजहां था ना, अभी मैंने यहाँ पे बताए थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने। अभी तो बता रहे थे ना कि इन्होंने एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था,
किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने, शाहजहां ने। नूरजहां ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? अपने पिता के लिए बनवाया था। नूरजहां ने अपने पिता एतमाउद्दौला के लिए जो है वो मकबरा बनवाया था। ठीक है, आगरा में। कहाँ बनवाया था? आगरा में। इसमें काफ़ी जो है ना वो रत्नों से जड़ित था, ये मकबरा जो है रत्नों से जड़ित था, काफ़ी सुंदर था। गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ पे है? दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में। अच्छा, पहले मुझे लगा ये एमपी स्पेशल का प्रश्न तो नहीं है। फिर नहीं, ये तो यूपी स्पेशल का प्रश्न है। तो चलिए फिर इसको करते हैं। कहाँ पे है? दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में, ग्वालियर में। तो ये दतिया में, एमपी के दतिया में। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ठीक है, काबुल थी, कंधार थी, गजनी थी और कुंदूज। और गजनी क्या थी? ईरान के शासक और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंदूज और गजनी। क्या थी झगड़े की जड़? चलिए बताइए आप लोग। कंधार थी। ठीक है, कंधार आज जो है ईरान के शाह और मुगलों के बीच के जो संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। ठीक है, अब काफ़ी समय से कंधार जो है वो मुगलों के अंडर में था। ठीक है, तो अब अगर कहते हैं कि इसको अगर हाथ से जाने देते तो एक प्रतिष्ठा का विषय बन जाता। फिर दोनों जो इसके जो ईरान के शाह थे और क्या के मुगल, दोनों ही साम्राज्यवादी योजनाओं के तहत जो है इसको कंधार को बार बार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में शाहजहां के शासनकाल में कंधार जो है ना वो निकल गया, मुगलों के अधीन जो है वो नहीं रहा और उसको ईरान का कब्जा हो गया। तो ये चीज़ जो है वो शाहजहां को काफ़ी खली थी। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी खली थी। तो कंधार को याद रखिएगा बिल्कुल कि ईरान के और मुगल और जो है वो ईरान के शासकों के बीच जो है वो झगड़े की जड़, ठीक है, तनाव का कारण, ठीक है, क्या था? कंधार था। कंधार से जैसे अभी अपने जो है सियाचिन है, और क्या कहते हैं ये पीओके है, झगड़े की जड़, तो सेम वैसा ही मैटर पुराने समय में भी रहता था। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। ठीक है, सबसे पहली बात, कंधार कब निकला मुगल साम्राज्य से? 1649 ईस्वी में। और अपना 1649 ईस्वी में किसका शासक था? कौन शासक था? शाहजहां था। ठीक है, तो ये जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यदि अगर आपका बनेगा तो एक क्वेश्चन ये देखो, ये बन गया है कि कौन झगड़े की जड़ थी? कंधार था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बना कि कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि कंधार जो है वो मुगल जो है वो क्या कहते हैं शासन से, मतलब मुगलों के अधिकार क्षेत्र से कब निकल गया, कब जो है वो मुगलों के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल गया, या कंधार पर कब ईरान ने अपना पुनः कब्जा कर लिया। तो ये ईयर याद रखिएगा, 1649-50 के करीब। ठीक है, और उस ईयर नहीं पूछ सकता है, जहाँ तक पूछ सकता है किसके शासनकाल में, तो शाहजहां के। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बिल्कुल भी, मैं आपको बता रही हूँ, भूलिएगा मत। ऑप्शन ए है कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से कब, क्यों, जैसे किसको धक्का लगा? शाहजहां को धक्का लगा। ठीक है, कि कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। क्यों? क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र, बफर टेरिटरी की दृष्टि से कोड से जो है वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था, कि सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से जो है इम्पोर्टेंट था, स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। ठीक है, तो किस वजह से इम्पोर्टेंट था? ये सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, ये प्रतिष्ठा का विषय था, सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से जो है ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक मिनट थोड़ा सा बस होल्ड करिए आप लोग। हाँ, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना उसको देख लेते हैं। चलिए, बनारस और इलाहाबाद, एक मिनट, एक क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट था।
बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो ये वाला प्रश्न बनने से पहले ये वाला प्रश्न बन जाना चाहिए कि बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए जो है वो, अच्छा चलिए जो प्रश्न पहले बन रहा है उस पर पहले बात कर ली जाए कि बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? हरनाथ ने, जगन्नाथ ने, कविंद्राचार्य ने और हरिराम ने। ठीक है, तो कविंद्राचार्य ने किया था, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेगा। अब ये पूछ लेगा प्रश्न, अब जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि कविंद्राचार्य ने किस शासक से बनारस तथा किस शासक के समक्ष बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए जो है वो आग्रह किया था? ठीक है, तो किस शासक के समय क्या था ये आप मुझे बताइए, थोड़ा सा गेस करिए। ये शासक जो था वो था शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के समय जो है वो, अब सीधे सीधे ऐसे भी मतलब ना बहुत घुमाए तो ये पूछ सकता है कि कविंद्राचार्य जो है वो किसके शासनकाल से संबंधित है, तो सीधे शाहजहां के शासनकाल से संबंधित है। अगर ऐसे मतलब किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको इसीलिए बताती हूँ ताकि आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछता है अलट पलट के तो आप वैसे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? ठीक है, कलीम था, काशी था, कुत्सी था, मुनीर था। तो इन प्रश्नों पे बहुत दिमाग नहीं लगाना है, कलीम को मारते हैं, ठीक है, और निकल जाते हैं। ठीक, कलीम और सलीम से याद रखिएगा, सलीम से कलीम, कलीम से सलीम। ठीक ठीक, इस प्रश्न को भी पलट के पढ़िएगा, कलीम से किसके शासनकाल में राजकवि था? तो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? कलीम था। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में या आपके शेरजहां के मकबरे में? कहाँ, सॉरी शेरशाह के मकबरे में, सॉरी शेरजहां नहीं, शेरशाह के मकबरे में। तो ताजमहल में हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि ताजमहल में निम्नलिखित में से किस दो कलाओं का समन्वय देखने को मिलता है? तो हिंदू और ईरानी वास्तुकला का। ठीक है, जापानी नहीं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? चलिए, अब ये तो लॉजिकली आप कर सकते हैं ना, मैंने लॉजिक बताया था कि कब जो है वो कब फतेहपुर सिकरी से आगरा आया, आगरा से कब दिल्ली गया, तो ऐसा लॉजिक लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब, ये वाला लॉजिक मत लगाइएगा कि अकबर वाला नहीं चल रहा है, जहांगीर और शाहजहां वाला मैटर चल रहा है, जहांगीर का इंटरेस्ट ही नहीं था स्थापत्य कला में, तो फिर जो है वो ऑप्शन औरंगजेब में कुछ काम नहीं खास करवाया था, तो इसी सा ये वाला लॉजिक अभी काम करेगा। क्योंकि हमारा अकबर वाला टॉपिक नहीं चल रहा है, जहांगीर वाला मतलब जो है कोई इंटरेस्ट नहीं था, और औरंगजेब जो है वो उसका भी स्थापित कला में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो शाहजहां ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक काम कर जाएगा, बट एग्जाम में नहीं भाई। अकबर ने भी स्थापित कला पे काफ़ी अच्छा काम किया था, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। औरंगजेब के समय भी स्थापत्य कला पे काम हुआ था। दिल्ली का जो है वो लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था भाई, आप बताइए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जो स्मारक हैं और उनका जो है वो निर्माणकर्ता किसके शासनकाल में हुआ था, किसने निर्माण कराया था, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो चलिए, अलाई दरवाज़ा दिल्ली, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद दिल्ली। ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल याद होगा, ये दोनों मेरे लॉजिक से लग जाएगा। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, नाम से ही मैच कर रहा है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, ये आपको याद रहेगा। मोती मस्जिद आगरा, मैंने कहा था कि यहाँ तक आगरा तक जो है वो बढ़े थे, और मोती मस्जिद, और देखिए शाहजहां का काम जो है वो आगरा प्लस आगरा से आगार कर दिया मैंने, आगरा से बढ़ के दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण, ठीक है, पर लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। तो 1 2 3 4 जो इसमें हुआ है वही वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में? तो शाहजहां के, अकबर के, जहांगीर के और औरंगजेब के। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस जो है वो मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। और इसे किसने किया था? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने। किस नाम से किया था? सिर ए अकबर, सिर ए अकबर।
नाम से। ठीक, बात समझ में आ गई आपको? ये वाला का क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की थी? दारा सिकोह को सूजा को, और इसके बारे में ये बता दें कि बहुत विद्वान शासक था। मतलब कह सकते हैं कि इसको मतलब अकबर, मतलब शासक नहीं कह सकते, शासन किया नहीं था उसने, तो इसलिए बहुत विद्वान था। ठीक है, दारा सिकोह, सूजा, औरंगजेब और शाह, मतलब सूजा मतलब शाह शुजा, सूजा नहीं, आप लोग वो सूजा वाला सूजा मत समझ लीजिएगा। औरंगजेब और मुराद, तो दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की जो है वो उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। सिर्र ए अकबर के लेखक कौन थे? दारा सिकोह, ये पहले बता दिया था। किसका जो है वो अनुवाद सिर्र ए अकबर के नाम से किया था? ठीक है, चलिए एक मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ नीचे बढ़ते हैं, कहाँ तक से, हाँ ये सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने, देखिए कोहिनूर कहाँ कहाँ से घूम रहा है। ठीक है, मैंने वहाँ पे पढ़ाया था आपको, दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया था ना। ठीक है, वहाँ से जो है घूम के अब यहाँ पे आ गया है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला और अबुल हसन कुतसा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने जो है कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था? चलिए बताइए। मीर औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला और अबुल हसन कुतसा। मीर जुमला ने दिया था, याद रखिएगा, जुमला से याद रखिएगा। ठीक है, कोहिनूर हीरा जो है वो जुमला बन गया है। किस मुगल बादशाह, एक मिनट, ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए रिवाज सिजदा और पाबोस को, सिजदा को जो है समाप्त करके, अच्छा यहाँ पे सिजदा को समाप्त कर दिया, वहीं से बता दे रहे कि समाप्त करके चहार तस्लीम प्रथा जो है वो शुरू की गई थी, जो सिजदा से भी के ही लगभग उसकी कॉपी ही मान सकते हो। सिजदा को समाप्त करके चहार तस्लीम प्रथा शुरू की, जो कि सिजदा की कॉपी ही मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने, तो शाहजहां ने शुरू की थी। ठीक है, शाहजहां ने इस प्रथा को शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहता है? दारा सिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब। तो औरंगजेब जो रहता है वो क्या कहते हैं, शाहजहां के शासनकाल में दक्कन का गवर्नर रहता है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि औरंगजेब जो है वो शासक बनने से पहले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का, कहाँ का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था। क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कथन, क्योंकि, कारण हम ऐसे देखते हैं ना, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। जाहिर सी बात है नहीं पालन किया गया था, क्योंकि फिर उसके लिए बहुत युद्ध हुआ था। ठीक है, बहुत से युद्ध हुए थे, 4 प्रमुख युद्ध जिसको कह सकते हैं, बहादुरपुर का, धर्मत का, सामूगढ़ का और देवराई का। और दोनों जो है वो चारों युद्ध जो है 1658 से 59 के बीच में ही किए गए थे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही है और बी वाला ऑप्शन गलत है, तो ये अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला सही है, कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए ये सी वाला जो है वो सही हो जाए। धर्मत के युद्ध की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? चलिए बताइए। मोहम्मद गोरी और जयचंद के, क्या ऑप्शन दे देता है बताइए, कोई भी ऐसे लगा लेगा। बाबर और अफगान के बीच में, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, और अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के बीच में। तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था धर्मत का युद्ध, और कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। अच्छा, ये इनका अब जो है ना क्रम बहुत पूछ रहा है, तो मैं यहीं पे बता देती हूँ कि जिसको कहते हैं उत्तराधिकार का युद्ध, बार बार बोल रहे हैं, राइटिंग पे मत जाइएगा, भावनाओं पे जाइएगा। ठीक है, पढ़ाई पर जाइएगा, किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध में पहला जो युद्ध हुआ था, इनका क्रम पूछता है, बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध। ठीक है, बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था आपका? जैन 1658 ईस्वी में। ठीक, जैन याद रखिएगा, जनवरी, इसलिए क्योंकि 1658 में दूसरा धर्मत का युद्ध भी हुआ था। धर्मत
का युद्ध, ठीक है। धर्मक का युद्ध कब हुआ था आपका? अप्रैल 1658 ईस्वी में, ठीक। फिर तीसरा है आपका जो है वो सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध है, ठीक है। ये भी आपका हुआ था यहीं पे 1658 में, मई 1658 में, ठीक। देख रहे हैं, एक एक दो दो महीना के डिफरेंस पे चारों युद्ध हो जा रहा है। फिर हुआ था देवराई का युद्ध, ये वाला याद कर लीजिएगा 1659 में, ठीक है। तो ये तीनों 1658 में हुआ था, जनवरी, अप्रैल और मई में, ठीक है। ये 1659 में ईस्वी में हुआ था। तो ये याद रखिएगा, इनका क्रम पूछेगा। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में है? ये एक्चुअली राज्य का स्टेट स्पेशल प्रश्न है, बता दे रहे हैं, पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसमें मतलब कोई मतलब नहीं है इस प्रश्न को करने का। ये जो है धर्मत जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, स्टेट स्पेशल का। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? औरंगजेब के किस पुत्र ने? तो बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत मतलब उसके शासनकाल में उसका एक तो विद्रोह भी करता है, और कह सकते हैं कि बहुत मेरे लिए शब्द उसको नहीं याद आ रहा है कि अच्छे नेचर का था, कह सकते। आजम, अकबर, मुअज्जम और काम बख्श। आजम, अकबर, मुअज्जम और काम बख्श, तो अकबर ने, ठीक है। औरंगजेब का पुत्र था अकबर, और उसने जो है वो क्या किया था कि औरंगजेब का विद्रोह करके राजपूतों के फेवर में बात करके जो है वो उसकी स्थिति को जो है वो कमजोर कर दिया था। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस मुगल सेनापति के साथ, ठीक है। तो अब इसमें कौन मुगल सेनापति रहता है? दिलेर खां, जय सिंह, जसवंत सिंह और शाइस्ता खां। तो जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? शिवाजी वर्सेस जय सिंह। जय सिंह के साथ जो है वो आपके पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1665। का ईयर याद रखिएगा, किसके किसके बीच हुई थी, ठीक है। और इस संधि के कुछ टर्म्स कंडीशन थे, उसको भी याद आपको रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुझे लगता है एक ही दो क्वेश्चन बस बचे हैं। संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। तो रामदास जो है वो औरंगजेब के शासनकाल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। संत रामदास किसे, अच्छा यही क्वेश्चन बार बार हो गया है, आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। नहीं, ये प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो है वो अपने यहाँ पे समाप्त होते हैं। अच्छा, एक प्रश्न बीच में छूट गया, एक दो प्रश्न बीच में छूट गए हैं, जिनको फिर से देख लिया जाता है। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं और शाहजहां। जो सबसे कट्टर शासक था, परंतु इसके सेना में सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू थे। जजिया कर किसके काल में पुनः जो है वो लगाया गया था? अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के, हुमायूं के। तो जजिया कर पुनः जो है वो लगाया गया था औरंगजेब के। समाप्ति किसके काल में किया गया था? अकबर के शासनकाल में। अब आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, क्योंकि मैंने इसको काल क्रमेण बताया था, उसमें मैंने बताया था जजिया कर कब समाप्त किया था, किस वर्ष समाप्त किया था, ठीक है। चलिए, मैंने ऊपर कुछ प्रश्न पूछा था, क्या देख लेती हूँ उसका उत्तर। क्या प्रश्न पूछा था याद नहीं आ रहा मुझे, देखे नहीं। हाँ, बाबर की आत्मकथा, ठीक है। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी, ठीक है। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी, ठीक है। और बाबर की आत्मकथा का जो है वो फारसी में अनुवाद अबू रहीम खान खाना ने किया था। इसका जो आंसर है, सबसे पहली बात तुर्की भाषा में थी, फिर इसका फारसी में जो है अनुवाद जो है अबू रहीम खान खाना ने किया था, फिर इसका जो है वो तुर्की से सीधे अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है। तुर्की से सीधे अंग्रेजी में अनुवाद जो है बेवरीज ने किया था, ठीक है। और फिर फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लिंडन एंड अर्शकिंग ने किया था, लिंडन एवं अर्शकिंग ने किया था, ठीक है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फारसी का भी लिख देते हैं हमने, फारसी में किसने किया था अनुवाद? अबू रहीम खान खाना, ठीक है।
खान खाना की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं मित्रों, और प्लीज़ आप लोग जो है वो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा अप्रिसिएट कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। कृपया आप जो है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितने अच्छे तरीके से प्रोग्राम चलाएं। धन्यवाद।